ये हो गया हम लोगों का अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो अभी एक चीज बता, ये तुझको याद है कि अ, जब भी हम लोग, हाँ, ये जो जब ये फेस ट्रांजिशन होता है, मतलब क्रस्ट से मेंटल जब हम जाते हैं तो फेस ट्रांजिशन होता है, वो फिजिकल हाँ या दादा। फिर केमिकल फेस ट्रांजिशन होता है। दोनों ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है कि टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन का भी चेंज होता है, और केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से भी तेरा जो और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक डेंसिटी, लाइक साइज्मिसिटी, वो सब वगैरह वगैरह भी चेंज होता है। तो ये जो क्रॉस से मेंटल जब जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्कंटिन्यूटी, राइट। ये जो हाँ चेंजेस दादा। होता है इसको हम डिस्कंटिन्यूटीज बोलते हैं। तो ये डिस्कंटिन्यूटीज याद है तेरा को, क्या क्या डिस्कंटिन्यूटीज रहते हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में? दादा वो वाला थोड़ा मैं भूल गई हूँ, मतलब वो वाला था लोअर क्रॉस्ट और अपर मेंटल के बीच में एक था, और लोअर मेंटल आउटर कोर उसमें डी डबल प्राइम वाला तो था, और आउटर कोर इनर कोर उसका भी एक था शायद। एक्चुअली ये जो है, मैं तेरे को एक, क्या बोलते हैं उसको, बता देता हूँ। एक पोएट्री ने एक लाइन बोल देता हूँ, बहुत इजी है याद रखना। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई, कोई से आता है कोनार्ड, कोनार्ड। कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी किधर होता है? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी होता है तेरा, ये जो अपर क्रस्ट है एंड लोअर क्रस्ट है उसके बीच में होता है। मैं हम लोग एक जियोकेमिस्ट्री का क्लास करेंगे अलग से। उन लोगों का जैम के सिलेबस में जियोकेमिस्ट्री नहीं है, फिर भी हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आउटर, मतलब इसको बोलते हैं सियालर, SIAL, और नीचे वाले को बोलते हैं साइमा। मालूम है ये क्रस्ट के दो हाँ डिवीजन दादा होता ये है, वाला मालूम है। सियाल और साइमा। सियल एंड सियामा। हाँ। हाँ, सियाल मीन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, साइमा मीन्स सिलिकॉन एंड मैंगनीज। अच्छा, मुझे, मुझे होता है मोहो और मोहोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी, मोहोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मोहोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। मोहोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी किधर रहता है? मोहोरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी रहता है क्रास्ट, क्रास्ट और अपर मेंटल के बीच में, ये रहता है मोहो, ये रहता है मोहो। फिर होता है रेड। रेड से आगे हम लोग का रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी किधर रहता है? रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी रहता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच होता है तेरा रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। क्या डिस्कंटिन्यूटी? रेप्टी। फिर हो गया तेरा गुलाब। गुलाब से आता है गुटेनबर्ग, GHU होगा शायद। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या किधर रहता है? ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटीज रहता है उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। और लादो से आता है लेमैन, लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। लेमैन डिस्कंटिन्यूटी किधर होता है? ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो ये तो हो गया हम लोगों का डिसकंटिन्यूटीज वाला पार्ट। अच्छा, अभी ये जो डी या फिर डी डबल प्राइम लेयर, ये सब जो है, ये डी डबल प्राइम लेयर जो होता है, एक सेकंड,
अच्छा, ये जो डी डबल प्राइम लेयर है, ये डी डबल प्राइम लेयर किधर रहता है मालूम है? ये डी डबल प्राइम लेयर जो रहता है ये एग्जैक्टली ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के जो बाउंड्री है यहाँ पे डी डबल प्राइम लेयर रहता है। अब ये डी डबल प्राइम लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है? ये डी डबल प्राइम लेयर से मेंटल अपवेलिंग जो होता है, मेंटल अपवेलिंग, ये क्या हो गया? डी डबल प्राइम लेयर से मेंटल अपवेलिंग, मेंटल अपवेलिंग समझता है? नहीं दादा। मेंटल अपवेलिंग मतलब देख क्या होता है, एक सबडक्ट, जब भी एक सबडक्शन होता है, ये एक सबडक्टेड स्लैब का जो बचा खुचा पोर्शन है ये कंप्लीटली मेल्ट होता है ये डी डबल प्राइम लेयर में। तो जैसे ही मेल्ट होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है, ये मेल्ट जब जनरेट होता है तो मेल्ट का जो डेंसिटी होता है वो मेल्ट का डेंसिटी सराउंडिंग रॉक के डेंसिटी से कम होता है, हाँ कि ना? हाँ दादा। और जैसे ही ये सराउंडिंग रॉक के डेंसिटी से कम हो जाता है तब क्या होता है, ये बॉयंसी के कारण धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट करता है, करता है कि नहीं करता है? हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन या डेंसिटी डिफरेंस के कारण एक्सपेंशन या फिर मतलब बड़ा या छोटा होने के कारण जो मूवमेंट होता है मेंटल में पूरा कॉन्वेक्शन होता है। तो ये कॉन्वेक्शन जो होता है मेंटल का, ये जो है ये डी डबल प्राइम लेयर से ही स्टार्ट होता है। डी डबल प्राइम लेयर का और एक भी है कि ये अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन है, मतलब यहां पे साइज्मिक वेव का वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाता है। साइज्मिक वेव का वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाता है। देख आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड? कंप्लीट लिक्विड। कंप्लीटली लिक्विड होता है, पर ये डी डबल प्राइम लेयर जो ना ये कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता है। इसमें इससे पास कर सकता है, पर ये जो सॉलिड से लिक्विड जब ट्रांजिशन होता है तब क्या होता है, साइज्मिक वेव का वेलोसिटी बहुत ही लो हो जाता है। बहुत नेचुरल पेपर है क्योंकि वीएस और वीपी का वेलोसिटी हम लोगों को पता है कि नहीं पता है? पता है? नहीं दादा। साइज्मिक वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला देख, वीएस का फॉर्मूला है म्यू बाई रो और वीपी का फॉर्मूला है के प्लस 4/3 म्यू बाई रो। म्यू है तेरा शियर मॉड्यूलस, जो लिक्विड के लिए 0 है, इसीलिए एस वेव आउटर कोर से पास नहीं कर पाता है। ये जो शियर मॉड्यूलस है ये लिक्विड के लिए 0 है, इसीलिए एस वेव इससे पास नहीं कर सकता है। के है बल्क मॉड्यूलस। ये लिक्विड से पास कर सकता है पर इसका वेलोसिटी कम हो जाता है, शियर बल्क मॉड्यूलस कम हो जाता है सॉलिड से जब लिक्विड में ट्रांजिशन होता है। इसीलिए क्या होता है देख, अगर सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन हो रहा है तो शियर मॉड्यूलस भी गिर गया, बल्क मॉड्यूलस भी गिर गया। तो शियर मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस अगर गिर जा रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी लो हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो इसीलिए इसको अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है, इसको अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। तो ये है डी डबल प्राइम लेयर। यहां पे जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाता है, देखिए लोअर हम लोग पढ़ेंगे जियोकेमिस्ट्री में, लोअर मेंटल में जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देता है मिनरल्स का या फिर जिसका भी, उसको हम बोलते हैं पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर डी डबल प्राइम लेयर में दिखाई जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। डिटेल्स में इसमें इतना घुसना नहीं है अभी, ठीक है?
तो लोअर मेंटल में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर, और डी डबल प्राइम लेयर में जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। समझ आ गया? हाँ दादा। अच्छा ठीक है, और क्या डाउट था बोलते ना। तो ये डी डबल प्राइम लेयर क्या होता है, क्या टोटल चीजें समझ आ गया? हाँ दादा, अब समझ में आ गया। अच्छा और बोल क्या है? दादा पायरोक्सिन का जो था ना, टू डायरेक्शन का क्लीवेज में जो एक्सटिंक्शन है, मतलब स्ट्रेट किसमें और इंक्लाइन, वो वाला थोड़ा समझना है। अच्छा, पाइरोक्सिन में स्ट्रेट एक्सटेंशन कौन दिखाता है और इंक्लाइंड एक्सटेंशन कौन दिखाता है, राइट? हाँ दादा, और कैसे दिखाता है वो वाला भी। वीडियो तो देखना होगा, रुक जा। देख, पाइरोक्सिन जो होता है, पाइरोक्सिन जो होता है उसमें मेजर जो डिवीजन है, दोनों डिवीजन है। क्या क्या दोनों डिवीजन है? एक है तेरा ऑर्थोपाइरोक्सिन, और एक है तेरा क्लाइनोपाइरोक्सिन, राइट? हाँ दादा। अभी ये ऑर्थोपाइरोक्सिन टर्म कहां से आया? ये ऑर्थोपाइरोक्सिन टर्म आया कि ऑर्थोपाइरोक्सिन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, एंड क्लाइनोपाइरोक्सिन मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। अभी बात ऐसा है, ये जो ऑर्थोपाइरोक्सिन और क्लाइनोपाइरोक्सिन दोनों में ही जो क्लीवेज हम लोगों को दिखाई देता है वो 90 डिग्री में क्लीवेज मिलता है हम लोगों को। पाइरोक्सिन का क्लीवेज क्या है? 90 डिग्री में, ऑलमोस्ट 90 डिग्री में क्लीवेज मिलता है हम लोगों को, राइट? हाँ दादा। हाँ। अभी एक सपोज तेरा एक सेकंड, एक सेकंड। अभी सपोज एक माइक्रोस्कोप है, तो इस माइक्रोस्कोप में दोनों डायरेक्शन होता है, राइट? माइक्रोस्कोप में देखा है ना? क्रॉस वायर। हाँ। तो क्या क्या डायरेक्शन होता है? एक तेरा होता है ये एनालाइजर, और एक होता है पोलराइजर, राइट? हाँ दादा। तो इसको बोलते हैं एनालाइजर, ए डैश, पोलराइजर। अभी माइक्रोस्कोप में यहाँ पे एक एक्सेसरी प्लेट भी होता है, एक्सेसरी प्लेट भी होता है। अगर एक्सेसरी प्लेट इंसर्ट करे तो हम लोगों का क्या होगा? एक्सपीएल हो जाएगा, हाफी ना क्रॉस पोलराइज लाइट हो जाएगा। ऑप्टिकल में भरेंगे हम लोग ये। अब ये जो पाइरोक्सिन मिनरल है, ये पाइरोक्सिन मिनरल जो है, तो पहले हम पीपीएल में देख रहे हैं, तो पीपीएल में यहाँ पे 90 डिग्री का क्लीवेज दिखा रहा है, 90 डिग्री का क्लीवेज दिखा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 90 डिग्री का जो क्लीवेज है इसको एक के साथ एनालाइजर या फिर पोलराइजर के साथ पैरेलल करना पड़ेगा पहले। तो हम लोग एनालाइजर के साथ पैरेलल कर दिए, एनालाइजर के साथ पैरेलल कर दिए। जैसे ही एनालाइजर के साथ पैरेलल कर दिए और यहाँ पे एक्सपीएल को, मतलब एक्सेसरी प्लेट को अंदर घुसा दिए, तो अगर ये एक्सटेंशन दिखाए, ये पाइरोक्सिन एक्सटेंशन दिखाए, तो वो कैसा टाइप ऑफ एक्सटेंशन होगा? स्ट्रेट एक्सटेंशन होगा, राइट? हाँ दादा। तो स्ट्रेट एक्सटेंशन होगा। तो अगर स्ट्रेट एक्सटेंशन कोई भी पाइरोक्सिन दिखा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑर्थोपाइरोक्सिन। और अगर ये क्लीवेज को ये एनालाइजर या फिर पोलराइजर के साथ पैरेलल करने के बावजूद भी पैरेलल कर दिए, फिर एक्सेसरी प्लेट घुसा दिए, ये एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा है, एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा है,
हमको स्टेज थोड़ा रोटेट करने के बाद ये एक्सटेंशन दिखा रहा है, तो उस टाइप ऑफ एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे? ऑब्लिक बोलेंगे, आइदर आइदर ऑब्लिक एक्सटेंशन बोलेंगे या फिर इंक्लाइंड एक्सटेंशन बोलेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली पैरेलल में एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ दादा। तो उस टाइप ऑफ पाइरोक्सिन्स आर कॉल्ड क्लाइनोपाइरोक्सिन। तो ऑर्थोपाइरोक्सिन क्या करेगा? स्ट्रेट एक्सटेंशन दिखाएगा। क्लाइनोपाइरोक्सिन क्या करेगा? इंक्लाइंड एक्सटेंशन दिखाएगा। ऐसे करके माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग ऑर्थोपाइरोक्सिन एंड क्लाइनोपाइरोक्सिन के बीच में डिवीजन कर सकते हैं। समझ आया? हाँ दादा समझ आए। और बोले क्या डाउट था? और एक कोर्स डाउट था तेरा। दादा सर्पेंटाइजेशन वो वाला ओलिविन का कैसे होता है? अच्छा, ओलिविन का सर्पेंटाइजेशन कैसे होता है? कैसे होता है एग्जैक्टली फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूं मैं। तो अगर बावेंस रिएक्शन सीरीज हम लोग देखें तो ये ओलिविन जो है, बावेंस रिएक्शन सीरीज जो देखा अगर, तो ओलिविन जो है, ओलिविन मिनरल्स के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज करता है, हाँ कि ना? हाँ दादा। हाईएस्ट टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज करता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्मोडायनामिक्स में भी आता है कि कोई भी चीज को अगर हम सेम प्रेशर टेम्परेचर में रख दे, जिस प्रेशर टेम्परेचर में वो फॉर्म हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर ओलिविन सपोज 600 डिग्री सेल्सियस में फॉर्म हो रहा है और उस ओलिविन को अगर हम 600 डिग्री सेल्सियस में ही रख दे तो उस पर्टिकुलर ओलिविन की ग्रेन में कोई चेंजेस हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। पर जैसे ही हम टेम्परेचर ऊपर नीचे करें तो चेंजेस वहां पे आना स्टार्ट होगा। अभी क्या होता है, ओलिविन एक हाई टेम्परेचर मिनरल है, हाई टेम्परेचर में ओलिविन फॉर्म हो रहा है। पर जब भी ओलिविन को कोई भी मैग्नेटिज्म के थ्रू हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है, हम लोग सरफेस के करीब या फिर सरफेस में ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर गिर रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर रहा है, हाँ कि ना? हाँ दादा। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिर रहा है। अभी इसको सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर एक क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, ये तो था ना, ये समझे था ना? हाँ दादा। हाँ। तो अगर इसको एक क्लोज सिस्टम पकड़ के चले, तो ओलिविन को एक क्लोज सिस्टम पकड़ के चले तो सराउंडिंग के साथ इसको एनर्जी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ये यहाँ पे। तब क्या होता है, ये ओलिविन का ऑल्टरेशन होना स्टार्ट, ओलिविन ऑल्टरेशन होना स्टार्ट होता है और ये ओलिविन ऑल्टर होके क्या बनता है? एक मिनरल बनता है, क्ले मिनरल बनता है, जिसको हम बोलते हैं सारपेंटिन, जिसको हम बोलते हैं सारपेंटिन, सारपेंटिन और सारपेंटाइन। और जिस ये प्रोसेस जो है ओलिविन से सारपेंटिन कन्वर्शन होने का जो प्रोसीड्यूर है उसको हम बोलते हैं सारपेंटिनाइजेशन, सरपेंटिनाइजेशन। तो ये ओलिविन से जो सरपेंटिन में कन्वर्ट होता है उस प्रोसीड्यूर को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसीड्यूर को हम बोलते हैं सरपेंटिनाइजेशन। और जब लो टेम्परेचर में आ जाता है, सरफेस के करीब ओलिविन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ओलिविन जो है चेंज होके दूसरे मिनरल में फॉर्म हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो 600 डिग्री सेल्सियस में इट वाज स्टेबल, now at a lower temperature it becomes completely unstable, at a lower temperature it becomes completely unstable, and as it becomes completely unstable, that's why it cannot stay in that particular form. Obviously ना, तू एक जैकेट पहना है, सपोज एक लेदर जैकेट, नीचे कपड़ा पहना है, ऊपर एक लेदर जैकेट पहना है। अभी जब तू ठंडे मौसम में वो लेदर जैकेट पहनेगा तो तेरे को स्टेबिलिटी मिलेगा, पर तू एक गर्मी के मौसम में भी अगर लेदर जैकेट पहनेगा तो तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो तू क्या करेगा? वो लेदर जैकेट खोल के रख देगा बाहर, तो तेरे में एक चेंज आएगा, राइट? तो वो चेंज में भी आता है। अगर हम हाई टेम्परेचर से
लो टेम्परेचर में ले जाते हैं या फिर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलता है ऑल्टरेशन। ये जो चेंजेस आता है इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन, समझे। और क्या होता है, ओलिविन के अंदर स्ट्रक्चर में यहाँ पे वाटर भी घुस जाता है, सर्पेंटिन वाटर कंटेनिंग मिनरल है, समझे। दादा मतलब अगर हम ओलिविन को डेप्थ में मतलब हाई टेम्परेचर में उसको पाएंगे तो वो ओलिविन के रूप में ही होगा, मगर उसे अगर हम सरफेस के मतलब टेम्परेचर लो की पर्सन में पाएंगे तो वो वाला क्ले मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाला में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टरेशन होके। हाँ दादा समझ गई। समझ गई ना। हाँ दादा। और क्या नाम थे बोल। दादा मोजाइक स्ट्रक्चर ये वाला लास्ट है। मोजाइक स्ट्रक्चर ना। हाँ देख मोजाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। मोजाइक स्ट्रक्चर समझने में ज्यादा कुछ नहीं है। देख क्या होता है, देख क्वार्ट्ज का एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होता है मोजाइक स्ट्रक्चर। MOSAIC ना, मोजाइक। हाँ दादा। मोजाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, देख क्वार्ट्ज में क्या होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है, क्वार्ट्ज के ग्रेन जो है वो कभी कभी ऐसे करके हेक्सागोनल टाइप ऑफ पैटर्न लेके ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हेक्सागोनल पैटर्न लेके, ठीक है। क्यों रहता है, क्योंकि क्वार्ट्ज हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, हाँ की ना। हाँ दादा। तो अगर प्रॉपरली क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है तो ऐसे करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेके, ऐसे करके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेके वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सॉरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेके वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो उसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मोजाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज। समझ आ गया। दादा पर आप उस वाला लेक्चर में बोले थे कि उसमें अनुकल स्ट्रेस कंडीशन होगा, मतलब वो कि अनड्यूलोज एक्सटिंक्शन में होता है। अच्छा, वो अनड्यूलोज एक्सटिंक्शन पता है, क्वार्ट है, एक क्वार्ट्ज का ग्रेन जो है, क्वार्ट्ज का ग्रेन जो है, ये क्वार्ट्ज का ग्रेन में कभी कभी हम लोगों को एक टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन दिखाता है। वो क्या होता है, वो होता है अनड्यूलोज एक्सटिंक्शन, अनड्यूलोज, और उसको वेवी एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं, वेवी एक्सटिंक्शन। अनड्यूलोज एक्सटिंक्शन और वेवी एक्सटिंक्शन में क्या होता है, देख एक्सटिंक्शन जब ऑप्टिकल में डिटेल से पढ़ेंगे तब तेरे को और भी अच्छे से समझ आएगा। डिफरेंट स्ट्रेस के वजह से, सपोज इस पार्ट में क्वार्ट्ज ग्रेड का अगर दो पार्ट में, दो हिस्से में डिवाइड करें, एक पार्ट में एक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस गिर रहा है, दूसरे पार्ट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस गिर रहा है, तो ऐसे डिफरेंशियल स्ट्रेस के कारण में इसका जो ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इसका जो स्ट्रक्चर, मतलब जो लैटिस जो है, जो भी है, वो रोटेट हो जाता है, वो रोटेट हो जाता है। तो रोटेट होने के कारण यहां पे एक तरह रहता है, एक ही ग्रेन के अंदर ये हो रहा है, एक ही सिंगल ग्रेन के अंदर ये हो रहा है, एक तरह एक रकम रहता है, दूसरे तरह डिफरेंट टाइप में रहता है। तो अभी जब ये क्वार्ट्ज का ग्रेन एक्सटिंग करेगा तो कब क्या होगा कि एक टाइम पे ये पहले एक्सटिंग कर जाएगा और ये नेचुरल कंडीशन में रहेगा, जैसे दिख रहा है ग्रे वैसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, और थोड़ा स्ट्रेच रोटेट करने के बाद ये जो होगा ये एक्सटिंग कर जाएगा और ये व्हाइट या फिर ग्रे जो भी है, ये व्हाइट या फिर ग्रे जो भी है वैसे करके दिखेगा। तो एक ही ग्रेन के अंदर ऐसे डिफरेंट दोनों, मतलब एक टाइम पे एक एक्सटिंक्ट हो रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरे पार्ट एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनड्यूलोज एक्सटिंक्शन। और अगर ऐसे होता है कि ये बहुत सारा चेंजेस हुआ है, मतलब देख सपोज ऐसे करके चेंजेस हुआ है, यहाँ पे एक्सिस ऐसा था, यहाँ पे एक्सिस ऐसा था, थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुआ है, टोटल ग्रेन के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, जब तक स्टेज घुराएंगे याद रहेगा ना कि मतलब ऐसे लगेगा ना कि ऐसे वेव की तरह एक्सटिंक्शन हो रहा है। जब ग्रेन को रोटेट करेंगे तो लगेगा कि पहले ये छोटा सा पार्ट एक्सटिंग करेगा, फिर ये छोटा सा पार्ट एक्सटिंग करेगा, फिर ये छोटा सा पार्ट, करते 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 पूरा पार्ट एक्सटिंग कर जाएगा। तो लगेगा ना कि ऐसे वेव पास हो रहा है, तो इसको भी बोलते हैं वेव एक्सटिंक्शन। समझ आया।
हाँ मोजाइक दादा स्ट्रक्चर समझ होता गई। है। मोजाइक स्ट्रक्चर वो जो पैटर्न दिखाता है हेक्सागोनल टाइप, उसको हम बोलते हैं मोजाइक स्ट्रक्चर। और इसको हम बोलते हैं अनड्यूलोज, और तेरा क्या बोलते हैं उसको, वो भी अनड्यूलोज या फिर एक्सटिंक्शन। बेबी एक्सटिंक्शन, जो भी है। हाँ दादा। समझा? हाँ दादा समझ गई। और कुछ है बोल। नहीं दादा। श्योर? हाँ दादा। ठीक है, चल तो हम लोग एक नया सिस्टम पढ़ते हैं आज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये। इग्नियस का और एक क्लास ही लगेगा मुझको, तब खत्म हो जाएगा हम लोगों का। फिर एक बड़ा टेस्ट होगा इग्नियस का, एक क्लास लगेगा खत्म होने के लिए। और एक क्लास में नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, देख नेक्स्ट वीक तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। तेरा थर्सडे को हम लोग इग्नियस का एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। तो वो क्लास में एक और सिस्टम, वो लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन करके प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और एक नहीं, उस क्लास में और बचा कुचा जो एक्स्ट्रा टेक्सचर्स पढ़ना है हमको, वो एक्स्ट्रा टेक्सचर्स पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ के नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। और करके इग्नियस मेट्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। खत्म होके फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक एग्जाम देंगे, बड़ा वाला एग्जाम, एटलीस्ट 50 मार्क्स का, 50-60 मार्क्स का, तेरा इग्नियस मेट्रोलॉजी के ऊपर। ठीक है? हाँ दादा। अच्छा, तो हम लोग अभी जो सिस्टम पढ़ेंगे वो सिस्टम है फॉस्फेटाइड सिलिका सिस्टम। फॉस्फेटाइड सिलिका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम में क्या होगा, ये सिस्टम में ये एक पेरिटेक्टिक सिस्टम, पेरिटेक्टिक सिस्टम। तो पेरिटेक्टिक सिस्टम में क्या होता है, पेरिटेक्टिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, जो कि ना एक रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन? पिछले बार देखे थे सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग को बस एक्सचेंज रिएक्शन होता है, पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट रहेगा ए प्लस बी, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा सी, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अभी सिस्टम में एक चीज हम लोगों को समझना है कि अगर अगर ए प्लस बी रहता है, ए प्लस बी से सी बन रहा है, ठीक है ना। अभी देख, अगर 1 मोल ए है, 1 मोल बी है, वहां से 1 मोल ऑफ सी बन रहा है, मिला के 1 मोल ऑफ सी बन रहा है। तो अगर यहां पे 20 मोल ऑफ ए है, 10 मोल ऑफ बी है, तो कितना मोल सी बनेगा बोल हमको, मुझको। 10 मोल ऑफ सी बनेगा और 10 मोल ऑफ सी बनेगा, और क्या रहेगा, 10 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ ए। 10 मोल ऑफ, एकदम परफेक्ट। तो ये हो गया तेरा पेरियोडिक रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। और हमेशा क्या होगा, मतलब मैंने जो बोला था कि ये यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट अगर तेरे को टाई लाइन ड्रॉ करना है, तो टाई लाइन जो ड्रॉ करना है, एक रिएक्शन का टाई लाइन अगर ड्रॉ करना है, तो ए और बी दोनों एंड मेंबर में रहेगा, हाँ कि ना। हाँ दादा। और बीच में सी बनेगा, बीच में सी हाँ। बनेगा। तो वो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहा हूं। तो ये है तेरा पेरियोडिक रिएक्शन का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चल अब हम पेरियोडिक रिएक्शन देखते हैं। और पेरियोडिक रिएक्शन, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? पेरियोडिक रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से बाइनरी सिस्टम से अगर कोई भी मेंटल का कंपोजिशन का पास जाता है, कोई भी मेंटल का कंपोजिशन के नियरेस्ट जाता है, तो वो है ये वाला सिस्टम, ये फॉस्फेटाइड सिलिका सिस्टम, जो मेंटल के कंपोजिशन के नियरेस्ट जाता है। समझ आ गया? तो चलो पेरियोडिक हाँ रिएक्शन दादा। देखते हैं, पेरियोडिक सिस्टम कैसे दिखता है, फिर हम लोग उसको अच्छे से एकदम
अच्छा ना, हम लोगों का सिस्टम का क्लास कितना दिन चला रहे? दादा 4 में भी, इसे मिलाकर। 4 या 5? हाँ हाँ, 4 या 5। इतना बड़ा तो नहीं होता है। जो भी है चलो। तो यहाँ पे देख क्या होता है। अगर पहले तो ये है तेरा फॉस्फेराइड डिनोट करता है, फॉस्फेराइड। ये है हमारा क्वार्ट्ज। तो फॉस्फेराइड मतलब क्वार्ट्ज मतलब SiO2, फॉस्फेराइड हम मतलब Mg2 SiO4। SiO4, राइट। दादा। ये डिनोट करता है एंस्टेटाइट, ये पॉइंट नोट करता है एंस्टेटाइट। एंस्टेटाइट क्या है? MgSiO3 या फिर Mg2Si2O6, Mg2Si2O6, वैसे करके भी लिख सकते हैं। क्या होता है देख, ये तेरा ओलिविन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1890 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कुछ होता है तेरा 1600 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होता है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्या होता है? पेरिटेक्टिक पॉइंट पे एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन के कारण ये जो फॉस्फेराइड है मतलब Mg2SiO4 एंड सिलिका SiO2, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? एग्जैक्टली एडिशन कर दे तो Mg2Si2O6, ये है तेरा इंस्टेटाइट। तो यहां पे हम लोगों को सिलिका क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि सिलिका एडिशन हो रहा है। सिलिका क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है यहां पे। अच्छा, अभी देख सिस्टम में ये तेरा है फॉस्फेटाइड का लिक्विडस, ये छोटू वाला जो है ये है तेरा एंसेटाइट का लिक्विडस, ठीक है। और ये जो है ये है तेरा क्वार्ट्ज या फिर सिलिका का लिक्विडस, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है अर्चना? हाँ दादा। कौन सा पॉइंट क्या है? और एक पॉइंट हम लोग रह गए,
ये जो यूटेक्टिक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है यूटेक्टिक पॉइंट। तो यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो किसके किसके बीच में है? यूटेक्टिक पॉइंट है हम लोगों का ये एंस्टेटाइट और क्वार्ट्ज के बीच में यूटेक्टिक पॉइंट है, ना कि ओलिविन एंड क्वार्ट्ज के बीच में है। समझ आ गया? हाँ अब दादा। एक चीज हम लोगों को याद रखना है, इस सिस्टम पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी। अच्छा, पहले सिस्टम समझ लेते हैं, फिर वो लॉजिक लगा, सिस्टम का लॉजिक लगा के हम लोग समझेंगे। अगर यहाँ पे एक लिक्विड है, नाम देते, चल 3 लिक्विड को लेते, नहीं हाँ 3 लिक्विड लेते, लिक्विड 1, ये एक लिक्विड, लिक्विड 2, लिक्विड 3 एंड लिक्विड 4। चारों लिक्विड ले लिया। तो ये किसका है? ये हम लोगों का फॉस्फेराइड का लिक्विड है, राइट? तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप किए, ये फॉस्फेराइड के लिक्विडस को टच करेगा, हाँ की ना? हाँ दादा। फॉस्फेराइड को लिक्विडस को टच कर रहा है, तो अगर टाई लाइन बनाए तो यहाँ पे क्या क्रिस्टलाइजेशन होगा? फर्स्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे फॉस्फेराइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा। तो जितना नीचे जाएंगे फॉस्फेराइड क्रिस्टलाइज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, हाँ की ना? होता जाएगा, राइट? हाँ दादा। फिर जब ये पॉइंट पे, ये पेरिटेक्टिक पॉइंट पे आएंगे हम लोग, ये पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जब भी आएंगे हम लोग, तब क्या होगा? ये फॉस्फेराइड और सिलिका का एक रिएक्शन होगा। ये सॉलिड फॉस्फेराइड और मेल्ट का एक रिएक्शन होगा, फॉस्फेराइड एंड लिक्विड का एक रिएक्शन होगा, नॉट सिलिका, नॉट सॉलिड SiO2, रिएक्शन नहीं होगा, फॉस्फेराइड एंड लिक्विड का एक रिएक्शन होगा। और ये फॉस्फेराइड एंड लिक्विड का रिएक्शन होके क्या जनरेट करेगा? जनरेट करेगा एंस्टेटाइट। तो पी पॉइंट के आने के बाद, पी पॉइंट पे आने के बाद एंस्टेटाइट क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट हो रहा है। इसका टेम्परेचर है 50 to 57 डिग्री। समझ आया अर्चना? हाँ दादा। पी पॉइंट पे आने के बाद यहां पे हम लोगों का एंस्टेटाइट क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा। अभी देख, ये जो लिक्विड है, ये जो फॉस्फेराइड है, फॉस्फेराइड जो फॉर्म हुआ है, फॉस्फेराइड जो फॉर्म हुआ है, अभी फॉस्फेराइड जो फॉर्म हुआ है उसका परसेंटेज लिक्विड के परसेंटेज से ज्यादा है, क्योंकि एल देख, बाल कंपोजिशन एकदम फॉस्फेराइड के पास है, हाँ की ना? हाँ दादा। तो अगर फॉस्फेराइड का परसेंटेज लिक्विड से ज्यादा होगा तो ये पूरे लिक्विड को खा जाएगा। जितना भी लिक्विड है ये लिक्विड को पूरा खा जाएगा, हाँ की ना? दादा लिक्विड तो ऊपर मतलब ज्यादा ही है ना, मतलब वो वाला कंपोजिशन ऊपर। नहीं, देख लिक्विड तो अभी तो लिक्विड का जो फॉर्म जो डिनोट कर रहा है, कौन सा डिनोट कर रहा है? देख ये डिनोट, देख वो टाई लाइन पे आ जा, देख टाई लाइन पे आ जा, देख ये है तेरा, ये है तेरा पेरिटेक्टिक पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट, राइट? हाँ दादा। ये है तेरा फॉस्फेराइड का सॉलिड, राइट? हाँ दादा। एक सेकंड रुक जा, ऐसे करके नहीं, इससे भी नोट कर सकते हैं। यहां से ही देख, यहां पे देख, ये तेरा हो गया फॉस्फेराइड का सॉलिड्स पार्ट। तो यहां से तेरे को क्यों नहीं समझेगा मालूम है? क्योंकि ये इंसिडाइड बीच में आ रहा है ना। जस्ट ऊपर देख, जस्ट ऊपर वाला पार्ट देख, ये वाला पार्ट देख, ये वाला लाइन देख, ठीक है ना? ये वाला लाइन देख, समझ आ रहा है? ये वाला लाइन देख के समझ आ रहा है? अभी अभी देख, ये वाला लाइन से अगर हम बाल कॉम्पोजिशन को ड्रॉ करें, तो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है, ये किसका पार्ट है? वो फर्स्ट राइट का मतलब सॉलिड वाला फर्स्ट राइट। फॉस्फेराइड सॉलिड है। ये जो पार्ट है ये कितना पार्ट है? लिक्विड
जो मतलब रहेगा है फर्स्ट राइट का। तो कौन सा ज्यादा हो रहा है? फर्स्ट राइट का सॉलिड वाला पार्ट। फर्स्ट राइट का सॉलिड अगर ज्यादा हो रहा है तो इंसेटाइट वो लिक्विड को पूरा खा जाएगा, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो क्या जनरेट होगा? इंसेटाइट। दादा वो वाला जो लिक्विड है उसमें तो फर्स्ट राइट भी होगा मतलब, या फिर क्या होगा वो वाला लिक्विड में? हाँ, लिक्विड में फॉस्फेटाइड भी होगा, तो थोड़ा फॉस्फेटाइड भी जनरेट करेगा और बाकी जो रिएक्ट करके इंसेटाइट जनरेट कर देगा। हाँ दादा। ठीक है, ये लिक्विड देख, अभी ये लिक्विड जो है, लिक्विड का कॉम्पोजिशन कौन सा पार्ट डिनोट कर रहा है? देख, ये लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन है, ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन कौन सा पार्ट डिनोट कर रहा है? लिक्विड का कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है, अच्छा कोई एक तीसरा कलर ले लो। लिक्विड का कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है ये वाला पार्ट, राइट? हाँ कि ना? हाँ दादा। ये वाला पार्ट लिक्विड का कॉम्पोजिशन डिनोट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो लिक्विड में एक्चुअली सिलिका भी ज्यादा है, ये पर्टिकुलर लिक्विड में सिलिका ज्यादा है, मतलब सेम सिमिलर अमाउंट में, राइट? हाँ दादा। तो इसे फॉस्फेटाइड कम क्रिस्टलाइज करेगा और ज्यादा रिएक्शन होगा, समझ गया? हाँ दादा। ठीक है, तो पेरिटेक्टिक पॉइंट में आके और भी फॉस्फेटाइड ज्यादा होगा, लिक्विड और कम हो जाएगा, हाँ कि ना? मैं तो पेरिटेक्टिक पॉइंट पर ऊपर में आके दिखाया, राइट? हाँ दादा। अच्छा, तो क्या होगा? पूरा इनगल्फ हो जाएगा, ये लिक्विड को पूरा खा लेगा और एंसेटाइड बनाएगा। तो इन प्रोडक्ट अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड ड्रॉ करें, सपोज सॉलिड का नाम देते हैं M1, सॉलिड का नाम देते हैं M, चल, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा फॉस्फेटाइड प्लस एंसेटाइड, राइट? फॉस्फेटाइड प्लस एंसेटाइड, राइट? हाँ दादा। एकदम। चल अभी देख अगर अगर ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड अगर L2 पोजीशन पे है, तो अगर L2 पोजीशन पे है, L2 पोजीशन पे है, तो L2 पोजीशन में आके क्या होगा? नहीं, L1 को मिटाते नहीं है, रख देते इसको। चलो L2 पोजीशन पे है, तो पहले ही ये यहां पे सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट करेगा, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो सॉलिड देख यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए, तो किसका सॉलिड क्रिस्टलाइज करेगा? फॉस्फेटाइड का सॉलिड क्रिस्टलाइज करेगा, हाँ कि ना? हाँ दादा। क्योंकि फॉस्फेटाइड को लिक्विडस को टच कर रहा है ये, हाँ कि ना? हाँ दादा। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक टाई लाइन ड्रॉ करें, सपोज इसको हटाते हैं, चलो इसको मिटाते हैं पहले। दादा उसमें लिक्विड ज्यादा रह जाएगा और क्रिस्टल हाँ, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें लिक्विड अगर इस पोजीशन पे इसको नीचे लाए, सपोज ये सेम पोजीशन पे ये आ रहा है, ये जो ब्लू वाला डॉट है इस पोजीशन पे ये आ रहा है, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो देख, इतना बड़ा है लिक्विड, इतना बड़ा है लिक्विड, और बस इतना सा है सॉलिड। समझ आ गया? हाँ दादा। तो एंसेटाइट पूरा ओलिविन को जो है लिक्विड निकल लेगा, पूरा ओलिविन को लिक्विड निकल लेगा, हाँ कि ना? तो क्या बचा रहेगा? क्या बचा रहेगा? एंसेटाइट प्लस लिक्विड बचा रहेगा पेरिटेक्टिक पॉइंट के आने के बाद। अब ये जो लिक्विड बचा है, ये लिक्विड क्या करेगा? ये एंसेटाइट के लिक्विडस के थ्रू मूव करेगा, हाँ कि ना? जैसे यूटेक्टिक सिस्टम होता है। हाँ दादा। और यूटेक्टिक पॉइंट पे आके क्या क्रिस्टलाइज कर देगा? यूटेक्टिक पॉइंट पे आके एंसेटाइट प्लस क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज कर देगा। एक्चुअली क्वार्ट्ज नहीं, क्वार्ट्ज का एक पॉलीमॉर्फ क्रिस्टलाइज होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टोबैलाइट। क्रिस्टोबैलाइट हाई टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ। समझ आ गया? जैसे ही पेरिटेक्टिक पॉइंट पे आया, पेरिटेक्टिक पॉइंट में आके रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पेरिटेक्टिक पॉइंट में आके रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया? जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ वहां पे, तो क्या हुआ? लिक्विड और ओलिविन का रिएक्शन होता गया। जैसे ही लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा हो गया, तो ये पूरा ओलिविन को निकल लिया, हाँ कि ना? हाँ दादा। और जैसे ही ओलिविन को निकल लिया पूरा, एंसेटाइट बचा और लिक्विड बचा, क्योंकि लिक्विड ज्यादा है, हाँ कि ना? हाँ दादा।
तो इसीलिए तब क्या होगा, तब हम लोग सिस्टम में ओलिविन को दिखेंगे, देखेंगे ही नहीं, दिखेगा ही नहीं ओलिविन। समझ आया? हाँ दादा। चलो बाकी का सिनेरियो भी तो ड्रॉ करते ही चलो। अभी कौन सा है L3, तू अभी बोल L3 में क्या होगा? दादा L3 जब मतलब उस वाला लिक्विड ऑफ एस्टाटाइन मतलब टच करेगा, उस वक्त एस्टाटाइन क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट करेगा और फिर वो यूटेक्टिक पर आकर एस्टाटाइन फॉर्म करेगा एंड लिक्विड भी थोड़ा रह जाएगा, जिसमें कि फर्स्टराइट भी होगा और सिलिका भी होगा। फॉस्फेराइट भी होगा? नहीं 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 दादा, फर्स्टराइट नहीं होगा शायद। क्यों लगा तेरे को फॉस्फेराइट होगा? समझना है ना, देख L3 किसके लिक्विडस को टच कर रहा है? एंसिटाइट के लिक्विडस को टच कर रहा है, एस्टाटाइट को, हाँ हाँ तो वहां पे तो फॉस्फेराइट बनेगा ही नहीं। हाँ दादा, सिर्फ लिक्विड जो होगा वो सिलिका वाला होगा। डायरेक्टली एंसिटाइट बनेगा, डायरेक्टली हाँ एंसिटाइट दादा। बनेगा। फिर ये लिक्विड मूव करेगा लिक्विडस के थ्रू यूटेक्टिक पॉइंट पे आके, ये पूरा जब मेल्ट होगा तब एंसिटाइट एंड क्रिस्टोबलाइट फॉर्म करेगा। अभी एक और चीज इसको दिखा देता हूं, जब टेम्परेचर गिरता है पहले बनता है एंसिटाइट प्लस क्रिस्टोबलाइट, फिर टेम्परेचर गिरता है तो एंसिटाइट एंसिटाइट क्या रहता है, क्रिस्टोबलाइट चेंज होकर ट्राइडिमाइट हो जाता है। हाँ दादा, और क्वार्ट्ज भी का ग्रुप बहुत टेम्परेचर बहुत। गिरता है तो ट्राइडिमाइट चेंज होके एंसिटाइट प्लस क्वार्ट्ज हो जाता है। तो ये फेज ट्रांसफर होता है क्वार्ट्ज का। अच्छा अभी बोल L4 में क्या होगा? L4 में जो है वो वाला, जब लिक्विडस ऑफ सिलिका का मतलब टच करेगा, वहां से सिलिका मतलब क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट करेगा, और वो जब यूटेक्टिक पॉइंट पर आएगा तब वो सिलिका कंप्लीटली क्रिस्टलाइज हो जाएगा शायद, हाँ मतलब क्वार्ट्ज फॉर्म करेगा और बस यूटेक्टिक क्वार्ट्ज पॉइंट। फॉर्म करेगा? नहीं क्वार्ट्ज नहीं, सॉरी क्रिस्टोबलाइट। बस क्रिस्टोबलाइट फॉर्म करेगा यूटेक्टिक पॉइंट पे? हाँ दादा शायद। यूटेक्टिक सिस्टम में मैंने क्या बोला था, अगर सपोज इसको अलग से बनाते हैं, चल देखिए सपोज ये तेरा एक अलग सिस्टम, क्वार्ट्ज और एंसिटाइट का, ये तेरा यूटेक्टिक पॉइंट, ये तेरा एंसिटाइट का लिक्विडस, ये तेरा क्वार्ट्ज का लिक्विडस। यहां पे एक लिक्विड है, तो ये जब नीचे आ रहा है ये किसको टच कर रहा है, लिक्विडस को? क्वार्ट्ज का। तो यहां पे क्या बनेगा? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर जाएगा। 100% प्योर क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज करेगा, राइट? हाँ दादा। फिर धीरे धीरे जब यूटेक्टिक पॉइंट पे आएगा तब क्या होगा? दादा वो एस्टाटाइन मतलब क्वार्ट्ज तो क्रिस्टलाइज मतलब कर जाएगा, और एस्टाटाइन जो है वो वाला वहाँ पे स्टार्ट करेगा क्रिस्टलाइज करना। और यूटेक्टिक पॉइंट के थोड़ा नीचे वो एस्टाटाइन मतलब पूरा पूरी बन जाएगा क्रिस्टल, पूरा, लिक्विड खत्म हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे तू क्या बोल रहा है, यहाँ पे दादा वो वाला थोड़ा मिस हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा? एस्टाटाइन मतलब पूरा पूरा क्रिस्टलाइज कर जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे, मतलब वहां से स्टार्ट होगा और नीचे क्रिस्टलाइज कर जाएगा, और वो जो लिक्विड में सिलिका था वो वाला पहले क्रिस्टोबलाइट बनेगा और उसके बाद ट्रिडिमाइट देन क्वार्ट्ज। समझ आ गया? हाँ दादा समझ गई। अच्छा चलो, ये तेरा था क्या बोलते इसको, ये था हम लोगों का पेरिटेक्टिक सिस्टम। तो पेरिटेक्टिक सिस्टम तो हम लोगों का अगर हो गया है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखना है, हम लोगों को इसके बाद हम लोगों को देखना है अभी चल मेल्टिंग देखते हैं, चल तू ही बताएगा मुझसे। पहले इजी वाला स्टार्ट करते हैं। सपोज
इसको मिटा देते हैं, वरना प्रॉब्लम होगा। लिख लिया है ना? तो हाँ दादा लिख ली। चल इक्विलिब्रियम मेल्टिंग देखते हैं। तेरा होमवर्क रहेगा कि हर एक पॉइंट जो मैंने दिखाया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बाहर निकाल के मुझको भेजना है, ठीक है? ठीक है अर्चना? हाँ दादा। अभी ये L3 से एक रॉक बन रहा है जिसको नाम देते हैं चल R2। L2 से एक रॉक बन रहा है जिसको नाम देते हैं चल R1। और L4 से एक रॉक बन रहा है जिसका नाम देते हैं R3। और ये L1 से एक रॉक बन रहा है जिसका नाम है M। तू मुझे बता, अगर R3 का इक्विलिब्रियम मेल्टिंग हो रहा है तो क्या होगा? दादा प्योर क्वार्ट्ज मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप बता मुझे। दादा वो L4 वाला बल्क जब मतलब वो वाला लिक्विड उसको टच करेगा सिलिका का, वो R3 का क्रिस्टलाइजेशन। मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है R3 का। ओह सॉरी सॉरी। हाँ R3 का पहले मेल्टिंग हो रहा है। यूटेक्टिक पॉइंट, R3 पहले यूटेक्टिक पॉइंट पे जाकर मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा। हाँ और वहाँ पर एस्टाटाइन जो है वो मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। हाँ। और जो सिलिका है वो वहाँ से लिक्विड होना स्टार्ट करते करते वो गलत बल्क गलत गलत। यूटेक्टिक पॉइंट पे इंस्टेटाइट भी मेल्ट करेगा, क्वार्ट्ज भी हाँ दादा। मेल्ट करेगा। हाँ दादा वो मैं तो बोली वो वाला एस्टाटाइट भी मतलब लिक्विड होना स्टार्ट करेगा और सिलिका भी। हाँ फिर क्या होगा? हाँ फिर इंस्टेटाइट फिर पहले पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ और वहाँ उसका मतलब उस वक्त तक वो वाला वहाँ पर रहेगा हाँ। वो क्रिस्टल। जब एस्टाटाइट खत्म हो जाएगा तब वो लिक्विडस के मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो लिक्विड मतलब क्रिस्टल वो वाला लिक्विड होते होते वो वाला जो बल्क कंपोजिशन का वो जो पॉइंट है वहाँ तक जाके वो वाला पूरा मतलब एकदम से खत्म हो जाएगा, वो क्रिस्टल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट। अभी तो बता, अभी तो बता, अगर R1 का, चल ये R1 का मैं बता देता हूं, ठीक है ना? ये थोड़ा टफ है। R1 का जब मेल्टिंग होता है तब क्या होता है? ये R1 यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा पहले, हाँ दादा। राइट? यूटेक्टिक पॉइंट पे जाने के बाद, यूटेक्टिक पॉइंट पे जाने के बाद यहां पे पहले क्वार्ट्ज और एंसेटाइट दोनों का ही, पहले क्वार्ट्ज फिर ट्राइडिमाइट फिर क्रिस्टलाइट बनेगा धीरे धीरे ऊपर उठते उठते। फिर यहाँ पे जो सिलिका और जो है वो पूरा एग्जॉस्ट कर जाएगा, एंसेटाइट भी मेल्ट होगा और सिलिका का भी मेल्ट होगा, यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्ट जनरेट करेगा। और ये जो सिलिका का जो मेल्ट, सिलिका जो है वो क्रिस्टलाइट जो है वो क्रिस्टलाइट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कंप्लीटली खत्म होने के बाद धीरे धीरे ये यूटेक्टिक पॉइंट के, ये लिक्विडस के थ्रू ऊपर उठेगा, राइट? हाँ दादा। फिर पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जब आएगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जब आएगा, ये इंस्टेटाइट जो है, ये इंस्टेटाइट का जो सॉलिड रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वो लिक्विड प्लस फॉस्फेराइट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पेरिटेक्टिक पॉइंट में यही रिएक्शन होता है, फॉस्फेराइट प्लस लिक्विड इज इक्वल टू एंसेटाइट, राइट? हाँ दादा। तो हाँ रिवर्स जब जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, एंसेटाइट क्या किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड एंड फॉस्फेराइट में कन्वर्ट होगा। फिर फॉस्फेराइट के लिक्विडस के थ्रू ये मूव करेगा, L2 पॉइंट में आके पूरा मेल्ट होकर मेल्ट हो जाएगा, राइट? हाँ दादा। तो देख यहां पे क्या सीन हो रहा है। सीन ये हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज के मेल्टिंग के बाद हम लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है। एंसेटाइट को मेल्ट करने में हम लोगों को लिक्विड एंड फॉस्फेराइट मिल रहा है, राइट? हाँ दादा। इस टाइप ऑफ मेल्टिंग को हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। अगर
एंसेटाइट के मेल्टिंग में हम लोगों को एंसेटाइट ही मिलता, मतलब जिसका मेल्ट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। अगर ए के मेल्टिंग में हम लोगों को बी प्लस सी मिल रहा है, मतलब ए से दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। और अगर ए से ए का ही लिक्विड मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। समझ आ गया? दादा फिर वो वाला जो R2 है वो वाला मतलब कॉन्ग्रुएंट शो करेगा ना, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग R2। R2 yes, R2 will show congruent melting। हाँ दादा। एम क्या करेगा बोल अभी? दादा M भी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग दिखाएगा शायद। हाँ दादा M मतलब थोड़ा M का एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो एक मतलब कहाँ पर जाएगा? एम थोड़ा टफ है, एम सबसे टफ है। देख एम का क्या होगा, एम का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाएंगे तो ये पहले पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा। समझ रहा है? पहले पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा। ये पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जाके ये जो इंस्टेटाइट है वो इंस्टेटाइट फॉस्फेराइड प्लस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जो फॉस्फेराइड था वो फॉस्फेराइड फॉर्म में ही रहेगा, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये दोनों फॉस्फेराइड मिला के ये फॉस्फेराइड के लिक्विडस के थ्रू मूव करके जब भी बाल कंपोजिशन को हिट करेगा पूरा फॉस्फेराइड मेल्ट हो जाएगा। फॉस्फेराइड धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा। जब भी इस पॉइंट पे आ जाए पूरा बाकी का भी जो पार्ट बचा रहेगा वो भी मेल्ट हो जाएगा। समझा? दादा फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा। देख एम में क्या होगा, एम में एम पहले किस पॉइंट पे जाएगा, एम पहले पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा, राइट? तो पेरिटेक्टिक पॉइंट पे क्या होगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट में एंसेटाइट जो है वो लिक्विड प्लस फॉस्फेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ की ना? हाँ दादा। अभी फॉस्फेराइड में जो कन्वर्ट हो रहा है, और फॉस्फेराइड खुद भी था पहले से, हाँ दादा। तो क्या होगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट पे लिक्विड प्लस फॉस्फेराइड जनरेट करेगा, एंसेटाइट वाला फॉस्फेराइड भी जनरेट करेगा, और पहले से जो फॉस्फेराइड था वो भी रहेगा। हाँ की ना? हाँ दादा। अभी ये फॉस्फेराइड के लिक्विडस के थ्रू मूव करेगा, जो फॉस्फेराइड बना वो फॉस्फेराइड के लिक्विडस के थ्रू मूव करेगा। हाँ की ना? हाँ दादा। तो जैसे ही लिक्विड इसके थ्रू धीरे धीरे मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा। कंप्लीट मेल्ट कब जनरेट होगा, जब इस पॉइंट पे आके रीच करेगा, जब इस पॉइंट पे आके रीच करेगा तब कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। बाकी ना? हाँ दादा। समझे? हाँ दादा समझ गई। पेरिटेक्टिक बहुत ट्रिकी है, ठीक है ना? सिचुएशन बहुत ट्रिकी है पेरिटेक्टिक का। मेरे को सबसे पसंद है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, बहुत अच्छा लगता है मुझे करने। अच्छा समझ गया ना? देख बोल, कुछ भी डाउट है तो बोल अर्चना। हाँ दादा 1 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ श्योर, ले ले तो टाइम तेरा। हेलो। हाँ बोल। मतलब वो जो L1 का कंपोज मतलब वो एम जो पेरिटेक्टिक पॉइंट पर जाके क्रिस्टल मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो मतलब वो वाला जो लिक्विडस है वो मतलब पी पॉइंट तक की है ना, इसलिए। हाँ हाँ फिर से बोल। जो एम है वो पेरिटेक्टिक पॉइंट पर जाके लिक्विड होना स्टार्ट करेगा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्यों लिक्विड करेगा, क्योंकि देख पेरिटेक्टिक पॉइंट में भी लिक्विड रह रहा है, राइट? तो हाँ दादा। सिस्टम को ना अच्छे से एक काम सबसे अच्छा है, दो टाइप पे डिवाइड कर दी। एक है ये वाला पार्ट, ये जो फॉस्फेराइड प्लस इंसर्टाइड वाला पार्ट, और एक है वो क्वार्ट्ज वाला इंसर्टाइड वाला पार्ट। तो अगर तो सिस्टम को डिवाइड कर दे दोनों में, तो एक चीज देख, ये जो लिक्विड जो जनरेट हो रहा है इस साइड में वो पेरिटेक्टिक पॉइंट पे ही जनरेट हो रहा है। ये लिक्विड जो रह रहा है वो पेरिटेक्टिक पॉइंट पे ही रह रहा है, पेरिटेक्टिक पॉइंट के पहले नहीं रह रहा है, पेरिटेक्टिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद रह रहा है, इसीलिए पेरिटेक्टिक पॉइंट पे वो मेल्ट जनरेट करेगा।
क्योंकि देख और पेरिटेटिक दादा, पॉइंट में क्या क्या रह रहा है, पेरिटेटिक पॉइंट में क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फॉस्फेटाइड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है, एनसेटाइड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट से जो बनता है उसका खत्म भी वही पॉइंट पे होता है सिस्टम में। तो अगर मेल्टिंग भी स्टार्ट करें तो एनसेटाइड क्या पेरिटेटिक पॉइंट पे ही बना है पहले, हाँ की ना? हाँ दादा, तो वो उसी पॉइंट पे जाके मेल्ट करेगा। हाँ बेसिकली दादा, तो अगर पकड़ ले तो ये रिएक्शन पॉइंट है ना, तो अगर तुम रिवर्स कर रहा है तो रिवर्स रिएक्शन होगा वहां पेरिटेटिक पॉइंट पे। हाँ दादा, समझा? हाँ दादा, मतलब उसका लिक्विडस भी तो वहीं तक ही आकर मतलब खत्म होता है ना, खत्म हो तो रहा वहीं है से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। तो उसको हाँ तो दादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ही पकड़ सकता है। हाँ दादा, समझ गई। हाँ, अच्छा, हाँ और दादा, एक चीज वो अभी एक और चीज बाकी है, तो रुक जा। मैं एम का फ्रैक्शनल मेल्टिंग कैसे होगा वो दिखा देते हैं, चल। बोल पाएगा या मैं बोलूं? बोल। दादा फिर से बोले, क्या बोले? एम का अगर फ्रैक्शनल मेल्टिंग किया जाए, दादा मैं ट्राई करूँ? कर। हाँ दादा, तो वो एम पेरिटेक्टिक पॉइंट तक जाएगा और वहाँ जाकर लिक्विड होना स्टार्ट कर जाएगा। और हाँ, वहीं पर इंस्टेटाइट मतलब क्या लिक्विड होना स्टार्ट मतलब एडजस्ट हो जाएगा इंस्टेटाइट का लिक्विड बनकर, और उसे हम निकाल लेंगे। और एफ जो फर्स्ट राइट है वो रुक वाला जा रहेगा। रुक जा रुक जा। एनसेटाइट अगर लिक्विड बनेगा तो क्या बनेगा? एनसेटाइट प्लस इंस्टेटाइट प्लस फर्स्ट राइट का क्रिस्टल बनेगा, और क्रिस्टल, लिक्विड जो है वो राइट। तो और लिक्विड का जो फर्स्ट, है वो उसको हम निकाल दे रहे हैं, राइट? हाँ दादा, और फिर फॉरेस्ट जो है वो लिक्विडस का मतलब थ्रो मूव करके वो 1890 तक जाएगा, और वहाँ पर प्योर क्रिस्टल मतलब लिक्विड हो जाएगा वो वाला क्रिस्टल फर्स्ट राइट का। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। मतलब प्रॉपर एकदम ठीक है। चल, ये तू कर लिया तो बाकी भी कर पाएगा शायद, राइट? हाँ दादा, या फिर मैं बोल दूं एक बार? बोल। दादा बोल दीजिए, वो दोनों को मतलब अगर समझने में अच्छा, सही होगा। R3 में क्या होगा? R3 में पहले टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये तो ना लिख देता हूं मैं तेरे को, रुक जा। यह है तेरा इंसेटाइट प्लस क्वार्ट्ज, यह है तेरा इंस्टेटाइट प्लस ट्राइडिमाइट, यह है तेरा इंस्टेटाइट प्लस क्रिस्टोबलाइट। अच्छा, R2 जब जाएगा, R2 पहले यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएगा। हाँ दादा, यूटेक्टिक पॉइंट पे जाने के बाद R2 का मेल्टिंग होना स्टार्ट। R2 पहले धीरे धीरे, मैं एकदम अच्छे से बोलता हूँ, सुन। R2 का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो पहले एंसेटाइट का जो एंसेटाइट है वो एंसेटाइट ही रहेगा, और क्वार्ट्ज का फेज ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा। एक टेम्परेचर आने के बाद क्वार्ट्ज टाइटेनाइट में कन्वर्ट होगा, फिर एक टेम्परेचर आने के बाद क्वार्ट्ज क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होगा। फिर यूटेक्टिक पॉइंट पे जाएंगे जब, तो यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा। मतलब थोड़ा बहुत इंसेटाइट भी मेल्ट करेगा और क्वार्ट्ज भी मेल्ट करेगा, या फिर क्रिस्टोबलाइट ही मेल्ट करेगा। हाँ तो दादा, जैसे फ्रैक्शनल मेल्टिंग हो रहा है, मतलब जैसे ही मेल्ट जनरेट हो रहा है वैसे ही हम मेल्ट को निकाल दे रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे करते 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 जब हम मेल्ट को पूरा निकाल देंगे, तो जब क्रिस्टोबलाइट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? तब सिस्टम में प्योर एंसेटाइट बचा रहेगा। जैसे ही हाँ प्योर दादा, एंसेटाइट बचा रहा, तो क्या होगा? प्योर एंसेटाइट बचा रहने के बाद वो 1557 डिग्री सेल्सियस में जाके मेल्ट करेगा, राइट? हाँ दादा, अभी R1 का भी बता देता हूं। R1 का भी ट्रिकी है, देख। R1 जब होगा, पहले फेस ट्रांजिशन होगा क्वार्ट्ज टू ट्राइडिमाइट, देन क्रिस्टोबलाइट। फिर यूटेक्टिक पॉइंट पे जाके यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। जैसे यूटेक्टिक कंपोजिशन का मेल्ट हो रहा है वैसे ही हम उसको निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तब एक टाइम पे निकालने के बाद बस प्योर एंसेटाइट ही बचा है। तो प्योर एंसेटाइट बचा है, तो प्योर एंसेटाइट 1557 डिग्री सेल्सियस में जाके ही मेल्ट करेगा, वो और ऊपर नहीं उठेगा। समझा? हाँ दादा, हाँ हाँ, तो अभी इस सिस्टम में कैसे टेक्सचर जनरेट करता है, देख। इस सिस्टम में कोरोना टेक्सचर जनरेट होता है और रिम टेक्सचर। कैसे होता है कोरोना और रिम टेक्सचर? ये बीच में ओलिविन रहेगा,
और उसके सराउंडिंग क्या रहेगा, एंस्टेटाइट रहेगा। तो इसको बोलते हैं कोरोना और रिंग स्ट्रक्चर। समझ आ गया? हाँ दादा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, कभी कभी क्या दिखाई देता है कि ओलिविन पूरा पूरी खत्म नहीं होता है। क्या होता है देख, ये ओलिविन अगर ऐसे क्रिस्टल बना तो उसके जो साइड है, उसके जो साइड मतलब उसका जो बाउंड्री है, वहां पे पहले रिएक्शन होना स्टार्ट होगा लिक्विड के साथ, हाँ की ना? हाँ दादा। तो वहां पे लिक्विड अगर होना स्टार्ट हो रहा है तो देख क्या हो रहा है, कभी क्या होगा कि बाहर वाला जो पोर्शन है वहां पे एंसेटाइट बन गया, पूरा एंसेटाइट बन गया, हाँ की ना? हाँ दादा। पर क्या हुआ, जैसे ही बाहर वाला पोर्शन पूरा इंसेटाइट बन गया, वो और लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट? हाँ दादा। तो अंदर वाले में ओलिविन रह जाएगा, क्योंकि वो तो लिक्विड एकदम ग्रेन के अंदर नहीं घुस पा रहा है। तो बाहर अगर एक इंसेटाइट का लेयर हम बना दे तो वो लिक्विड अंदर नहीं घुस पाएगा, इसीलिए वो पूरा एकदम सराउंड कर लेगा ओलिविन को। एक और चीज हम लोगों को देखना है, एक और चीज हम लोगों को देखना है, देख इस रिएक्शन में कभी भी किसी जगह में भी ओलिविन एंड क्वार्ट्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्या एक साथ? नहीं दादा। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और लाइफ में कभी भी ओलिविन या स्पेशली फॉस्फेटाइट एंड क्वार्ट्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? पहले तो ये सिस्टम से तू बोल सकता है कि जब भी क्वार्ट्ज की तरफ जाएगा तो एंसेटाइट फॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगा। हाँ दादा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि और एक भी अगर हम बाहर से लॉजिक लगाए कि ओलिविन जो है एक सिलिका अंडर सैचुरेटेड मिनरल है, राइट? हाँ दादा। एक सेकंड, थोड़ा छिमा। हाँ, ओलिविन जो है, ओलिविन एक सिलिका अंडर सैचुरेटेड मिनरल है, समझ आया? हाँ दादा। और सिलिका जो है, सिलिका एक मतलब सिलिका सैचुरेटेड, क्वार्ट्ज सिलिका सैचुरेटेड है ना पूरा। तो हाँ। एक सिलिका अंडर सैचुरेटेड और एक सिलिका सैचुरेटेड मिनरल कभी भी एक साथ नहीं रहता है, कभी भी एक साथ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, ये जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तेरा काम है वो ढूंढना, पहले तू ढूंढ के लाएगा मुझे पास, ठीक है? हाँ दादा, और ये भी तो एक हो सकता है ना, मतलब वो लिक्विडस ऑफ मतलब ओलिविन का जो फॉस्फेटाइट का और सिलिका का जो लिक्विडस है वो वाला तो कहीं पे मतलब मीट ही नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, वो तो एक पार्ट है। और एक लॉजिक और एक भी रीजन हो सकता है, वो तुझको ढूंढ के निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है दादा। ठीक है, समझ आया सब? हाँ दादा। 100% श्योर? हाँ दादा। ठीक है, चल तो आज इतना ही करते हैं। ये सिस्टम थोड़ा बुक से पढ़ेगा, विंटर से पढ़ लेना, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो भूल जाएगा। हाँ दादा। समझ गया? दादा वो वाला जो लेक्चर मैंने उसका डाउट पूछा, उसका भी मतलब कुछ आप होमवर्क दिए थे क्या? अब वो बुक से पढ़ने या डाउट, नहीं नहीं नहीं, उसका कुछ होमवर्क नहीं था रे। ठीक है दादा। उसका कुछ होमवर्क नहीं था। समझ आया ना सब? एग्जैक्टली ठीक ठाक समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स, ठीक है ना?